बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का विषय पर्यावरण और हम का पाठ 24 चिड़ियाघर की सैर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि चिड़ियाघर किसे कहते हैं और सैर किसे कहते हैं। तो चिड़ियाघर का मतलब यह होता है कि वैसा स्थान जहाँ पर कि सरकार की तरफ से वन विभाग की ओर से वन विभाग के द्वारा जंगली जानवर, पशु पक्षी जो भी जंगल में है, वैसे पशु पक्षी जो कि हमारे आसपास में वो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, वैसे पशु पक्षी को वहाँ से लाया जाता है और इन्हें सुरक्षित चिड़ियाघर में रखा जाता है, जहाँ की उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। उनके अगर मांसाहारी जीव हैं तो उनके खाने का प्रबंध मांसाहारी रूप में, और अगर शाकाहारी जीव हैं तो उनके खाने का व्यवस्था शाकाहारी रूप में किया जाता है। उन्हें पक्षियों को पिंजरे में रखा जाता है और जंगली जानवर को बाड़े में रखा जाता है, जिससे कि जो लोग उन्हें देखने जाएं उनके लिए कोई खतरा ना हो। और अगर जलीय जीव है तो उसके लिए छोटा तालाब बनाकर उनको उसमें रखा जाता है, जिससे कि उन्हें प्राकृतिक वातावरण मिल सके। और अगर ठंड अगर अधिक बढ़ जाती है, ठंड का प्रकोप होता है, तो उन लोगों के लिए हीटर की व्यवस्था, और अगर अगर गर्मी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है तो उन लोगों के लिए एसी की व्यवस्था की जाती है और उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है, और जिससे कि जो आम आदमी उन्हें अच्छे से नहीं देख पाते हैं, जंगल में जाकर देखने में खतरा हो सकता है, तो इसलिए वैसे जीव जंतु को यहाँ लाकर रखा जाता है, जिससे कि हम अपने पर्यावरण के बारे में अच्छे से समझ सकें, जान सकें। इसी के वजह से वहाँ पे लोग जाते हैं और उनके पूरे दिन रह करके उनके बारे में जानते समझते हैं। तो इसी तरह से ये जो चिड़ियाघर की सैर है, ये पाठ जब पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हम लोग भी चिड़ियाघर की सैर कर रहे हैं। और बच्चों, पाठ शुरू करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये पाठ जो है काफ़ी लंबा है, इसलिए वीडियो भी ये बड़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारी जानकारी भरी हुई है इस पाठ में। अगर पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अब हम लोग चलते हैं, ये पाठ शुरू करते हैं। चिड़ियाघर की सैर। आज मध्य विद्यालय नगदेवा के बच्चे चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। रेलगाड़ी द्वारा वे जमुई से पटना पहुँचे, फिर टेम्पो पर बैठकर चिड़ियाघर पहुँचे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उनके साथ आई शिक्षिका दीदी ने टिकट ली और वे सभी अंदर गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि नगदेवा जो मध्य विद्यालय है, वहाँ से बच्चे रेलगाड़ी से जमुई से पटना आए। जमुई कहाँ है? जमुई भी बिहार का ही एक राज्य है, बिहार का ही एक ज़िला है, और पटना भी एक ज़िला है। पटना तो आपको पता होगा बिहार की राजधानी भी है। तो हमारे बिहार राज्य में 38 ज़िला है, उसमें एक जमुई भी है और दूसरा पटना भी है। तो जमुई चूँकि दूर है, इसलिए सभी बच्चे रेलगाड़ी से पटना आते हैं और वहाँ पटना जंक्शन है। जब रेलगाड़ी से उतरते हैं तो वहाँ टेम्पो में बैठ के चिड़ियाघर पहुँचते हैं, और वहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो चूँकि और भी जगह से लोग वहाँ चिड़ियाघर देखने आए हुए हैं, तो उन बच्चों के साथ एक शिक्षिका दीदी भी आई हैं, जो कि उन्हें घुमाने के लिए लेके आई हैं। और वो जो शिक्षिका दीदी हैं वो टिकट लेती हैं ये चिड़ियाघर में अंदर प्रवेश करने के लिए। तो बिना टिकट का वहाँ पे अंदर प्रवेश नहीं होने देता है। तो वहाँ जब बच्चे जाते हैं तो अंदर जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पर हरे भरे वृक्षों के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी थे। हरे भरे वृक्ष मतलब क्या होता है? बड़ा बड़ा पेड़। तो हरे भरे वहाँ पे वृक्ष हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं। भिन्न भिन्न प्रकार मतलब अनेक प्रकार के हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं? सांप, बंदर, शेर, भालू, बाघ, घड़ियाल, मगरमच्छ, गैंडा, ये सभी। और आदि भी लिखा हुआ। आदि मतलब कि इन जो नाम लिखा है उसके अलावे भी वहाँ जीव जंतु हैं। तो जब बच्चे पक्षियों के पिंजरे के पास, तो मज़ा ही आ गया। जब पक्षियों के पिंजरे के पास तो मज़ा ही आ गया। जब बच्चे जा रहे हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे पक्षी का पिंजरा है। वहाँ एक मोर पंख फैलाकर नाच रहा था। वहाँ पे क्या था? मोर था। मोर को देख करके बच्चों को बहुत मज़ा आया।
और वो भी क्या कर रहा था, वो नाच रहा था। सभी बच्चे एक टक उसका नाच देखने लग गए। तो बच्चे जो थे सब एक टक मतलब लगातार उस जो मोर जो नाच रहा था उसको देखने लगे। उन लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। नीनू बोल उठी, हमने अपनी पर्यावरण की किताब में पढ़ा था कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो क्या है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। किसने बोला? ये नीनू बोल रही कि उसने पर्यावरण की किताब में पढ़ी थी कि ये हमारा मोर जो है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसी में कुछ सवाल भी है पाठ के अंदर, तो उसको भी हम लोग उसका भी उत्तर लिखते जाएंगे। पहला सवाल है, उसमें भी 4 भाग है। पहला सवाल का पहला भाग है, मोर कब नाचता है? तो हम इसमें लिखेंगे मोर वर्षा ऋतु में नाचता है और बादल को देख करके भी नाचता है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि मोर के पंखों में कौन कौन से रंग होते हैं? तो मोर के पंखों में अनेक रंग होते हैं, जैसे नीला, हरा, सफ़ेद, बैंगनी, पीला, केसरिया आदि हम इसलिए लिखेंगे कि इसके अलावा भी और भी अनेक प्रकार के रंग होते हैं। तीसरा सवाल है, क्या मोर ऊंचा उड़ सकता है? तो इसका सीधा जवाब होगा नहीं। तो क्यों नहीं उड़ सकता है? क्योंकि इसके पंख बड़े होते हैं। चौथा सवाल है, मोर क्या क्या खाता है? तो मोर अनाज, दाना, छोटे छोटे कीट पतंग और सांप आदि खाते हैं। यहाँ पे आदि इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसके अलावा भी कुछ और भी जीवों खाता है। मोर का नाच देखकर बच्चे आगे बढ़े, तभी उन्हें एक बाघ के गरजने की आवाज़ आई। सब आवाज़ की ओर दौड़े। अभी बच्चे मोर ही देख रहे थे तो उनको बाघ के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है, तो सब बच्चे उधर चले जाते हैं जिधर बाघ के गरजने की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चित्र बना हुआ है। ये किसका चित्र है? ये आप तो पहचानते होंगे। ये चित्र है बाघ का। और बाघ क्या किए हुए है? ये आराम की मुद्रा में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सवाल है, दूसरा सवाल का पहला जो है, नीचे लिखे कौन से शब्द बाघ के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, अ, ब, स, द। तो अ में क्या है? शक्तिशाली, ब है आलसी, स है कमज़ोर और द है स्फूर्तिपूर्ण। तो शक्तिशाली मतलब समझते हैं जिसको बहुत ताकत होता है। आलसी मतलब कि जो कोई काम नहीं करना चाहता। कमज़ोर मतलब जिसका शरीर ये हो, जीर्ण शीर्ण हो, पतला हो और जिसको ताकत ना हो। और द स्फूर्तिपूर्ण में जिसमें बहुत चुस्ती फुर्ती वाला हो। तो ये तो आप सब भी बना सकते हैं। ये शब्द बाघ के लिए हमें कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें हम शक्तिशाली और स्फूर्तिपूर्ण दोनों हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों है। ठीक है, आगे दूसरा सवाल, बाघ हमारे देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पता कीजिए और लिखिए। तो बाघ हमारे देश में बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड आदि स्थान पे पाए जाते हैं। दीदी ने बताया कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु। इसके पहले हम राष्ट्रीय पक्षी पढ़े जो कि मोर है और राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। किंतु आज इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अगर यही स्थिति रही तो बाघ हमें सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाई पड़ेंगे। तो दीदी को ये चिंता हो रही है कि बाघ की संख्या बहुत कम होते जा रही है। अगर बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? हमें एक भी दिखाई नहीं देगा और इसका फिर हम फोटो ही देख पाएंगे, तस्वीर में ही देख पाएंगे। तीसरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि बाघों की संख्या कम क्यों होती जा रही है? तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि वन की कटाई और बाघ को मारने के बाद उसके खाल, नख, हड्डी, दांत, इन सभी की तस्करी के कारण इनकी संख्या कम होते जा रही है। अब तस्करी मतलब क्या होता है? तस्करी उसे कहते हैं कि जब हमारे देश से कोई सामान को अगर हम दूसरे देश में बिना सरकार की अनुमति के भेजें तो उसे हम तस्करी कहते हैं। तो ये सब बाघ चूँकि हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसको भी मारना मना है, लेकिन फिर भी लोग अपने फ़ायदे के लिए इसका जो शरीर को अंग को जब
मार करके जो बेच दिया जाता है, जैसे खाल हुआ, हड्डी हुआ, दांत हुआ, ये सब को जब बेचा जाता है तो इन्हें लाखों लाख रुपए इनको उसके बदले में मिलता है। तो ये अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदा के लिए राष्ट्रीय पशु को भी मार डाल रहे हैं। तो इसके वजह से इनकी संख्या घटते जा रही है। आगे पढ़ते हैं। चिड़ियाघर में घूमते घूमते सभी तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ लोग नाव की सैर का मज़ा ले रहे थे। अब नाव में भी ये सैर कर रहे हैं कुछ आदमी। तो वहाँ पे जब राहुल पहुँचता है तो बोलता है, उधर देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तस्वीर बना हुआ है, इसको आप पहचानते होंगे, ये कमल का फूल है। तो राहुल बोलता है कि देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिले हैं। तो दीदी क्या बताती है कि हाँ, जब हम पावापुरी घूमने गए थे तो वहाँ मैंने आप सबको कमल के बारे में बताया था। दीदी पहले ही बता चुकी है कमल के बारे में, क्योंकि वो पावापुरी गई थी, जहाँ पर कि जल मंदिर है। और जल मंदिर कहाँ पे है? पूरे तालाब, चारों तरफ तालाब है, उसके बीच में जल मंदिर है। तो तालाब में चूँकि कमल भी पानी में ही रहता है, पानी में खिलता है, तो वहाँ पे चारों तरफ तालाब था और उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। तो दीदी पावापुरी में ही कमल के बारे में बच्चों को बता चुकी हैं। अब आप तीसरा सवाल देखिए। अब आप बताइए हमारे राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? तो हमारे राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है। दूसरा, यह किस रंग का होता है? यह सफ़ेद और लाल रंग का होता है। तीसरा सवाल, इसके फूल और पत्तों का क्या उपयोग है? तो इसके फूल का उपयोग पूजा पाठ में और सजावट में करते हैं, और पत्तों का उपयोग दोना बनाने में और पशुओं को चारा खिलाने में करते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक चित्र बना हुआ है। अब इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। बच्चे घूमते घूमते थक चुके थे, वे सब आराम करने लगे। तभी वन विभाग द्वारा लगाए गए सूचना पट पर काजल की नज़र गई। इसमें ऊपर में बीचों बीच 3 मुँह वाली शेर की आकृति बनी हुई थी। तो बच्चे घूमते घूमते थक गए, वह आराम करने लगे। तभी उनमें से एक जो छात्रा थी, उसका नाम था काजल। तो उसका नज़र कहाँ पड़ता है? वन विभाग के द्वारा सूचना पट पे। सूचना पट किसको बोलते हैं? यह सूचना पट किसको बोलते हैं? नोटिस बोर्ड, जिसमें कि कुछ जानकारी दिया जाता है। तो वहाँ पे उसकी नज़र, काजल की नज़र पड़ती है, और वहाँ पे क्या बना हुआ था? 3 मुँह वाली शेर की आकृति बनी हुई थी, शेर का चेहरा, तस्वीर बना हुआ था। तो ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 शेर का आकृति दिख रहा है ना, चेहरा, मुँह दिख रहा है, लेकिन एक आकृति पीछे भी है, एक मुँह जो है शेर का वो पीछे भी है, जो कि हमें सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसकी ओर इशारा करते हुए काजल बोली, दीदी यह क्या है? तो दीदी ने बताया कि यह चित्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। यह कई सरकारी कागजों और सरकारी स्थानों पर पाया जाता है। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। चित्र में हमें 3 शेर दिख रहे हैं। वास्तव में इस चिन्ह में 4 शेर हैं, एक पीछे की ओर है। बच्चों, इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। तो इस जो चित्र है, इसके बारे में दीदी पूरी अच्छे से जानकारी देती है। ये जो चित्र जहाँ भी बना होता है, जहाँ जिस कागज़ पे रहता है, वो सरकारी कागज़ उसको समझा जाता है। और यह चित्र कहाँ से लिया गया है? यह सारनाथ एक जगह है उत्तर प्रदेश में, एक राज्य है उत्तर प्रदेश। वहाँ पे राजा अशोक द्वारा एक स्तंभ माने पिलर जैसा, खंभा जैसा बना हुआ है, और वहीं पे इस चारों शेर का चेहरा का आकृति बना हुआ है, जो कि वहाँ से इस को लिया गया है। और इसे जिस कागज़ पे ये लगा रहता है, इसका निशान, उसे सरकारी कागज़ समझा जाता है। और इसके सबसे नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की हमेशा विजय होती है, मतलब हमेशा सच्चाई ही जीतता है। चौथा सवाल है, इस चित्र को आपने कहाँ कहाँ देखा है? तो इस चित्र को हम लोग सरकारी कागज़, सरकारी दस्तावेज, सरकारी भवन, रुपया, पैसा, ये सारनाथ का स्तंभ, ये सब हम लोग इस जगह पे हम लोग देखे हैं। और इस स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं? अशोक का चिन्ह कहते हैं, है ना, अशोक का चिन्ह कहते हैं इसे। तीसरा सवाल है कि
राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक पट्टी है, इसे ध्यान से देखिए और बताइए उस पर क्या क्या बना है। तो इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक पट्टी देखते हैं, उसमें क्या बना हुआ है? एक दौड़ता हुआ घोड़ा दिख रहा है और एक सांड दिख रहा है, बीच में चक्र दिख रहा है और सबसे नीचे सत्यमेव जयते दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक घोड़ा, एक सांड, एक चक्र और सत्यमेव जयते, ये लिखा हुआ है। 3 बजने वाले थे। बच्चों ने वहाँ के जलपान गृह में समोसा खाया और पानी पिया। किसी की जाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन रेलगाड़ी का समय हो रहा था। सभी बस में बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। सबको घर वापस जाने का मन नहीं हो रहा था जमुई, लेकिन रेलगाड़ी का समय हो गया था, इसलिए सभी को जाना पड़ा। और सब कैसे गए? फिर वहाँ से बस से वो फिर स्टेशन चले गए। रास्ते में आस्था की नज़र एक भवन पर फहरा रहे तिरंगे झंडे पर पड़ी। वह बोली, दीदी यह कौन सा भवन है? यहाँ पर झंडा क्यों फहरा रहा है? आज न तो 15 अगस्त है और न ही 26 जनवरी। तो जब जा रहे थे तो रास्ते में एक उसमें से एक बच्ची का नाम था आस्था। तो वो देखती है कि एक भवन है, एक घर है, बड़ा सा भवन है, बिल्डिंग है, जिस पे कि तिरंगा झंडा फहरा रहा है। और आज का दिन तो न 15 अगस्त था, 15 अगस्त है और न 26 जनवरी, तो फिर ये क्यों यहाँ पे राष्ट्रीय झंडा को फहराए हुए हैं? तो दीदी बताती है, यह भवन सचिवालय है, यहाँ पर मंत्रियों के कार्यालय हैं और सरकारी कामकाज होता है। यहाँ पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है। बस अब शहीद स्मारक होते हुए स्टेशन पहुँच गई। ट्रेन में दीदी और बच्चे बातचीत करने लगे। तो दीदी इन सभी को बताती है कि ये जो भवन है वो सचिवालय भवन है, सचिवालय है, यहीं पर सब मंत्री आते हैं और यहीं पर से पूरे राज्य के लिए सरकारी कामकाज होता है और यहाँ पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है। ये मतलब विशेष भवन है। तो ये इस तरह से बात करते करते वो लोग शहीद स्मारक होते हुए स्टेशन पहुँच गए। सभी बच्चे ट्रेन में बैठ गए, लेकिन बैठने के बाद भी बच्चे कहाँ मानने वाले थे, वो सब बातचीत कर ही रहे थे। ये जो यहाँ पे हमें चित्र दिख रहा है, इसे तो आप पहचानते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। 5वां सवाल है, राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा क्यों कहा जाता है? तो राष्ट्रीय झंडे को में 3 रंग होता है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। दूसरा सवाल है, हमारे देश के झंडे में कौन से रंग हैं? अब इसमें 3 सवाल है। अब ऊपर की पट्टी में देखिए, ऊपर की पट्टी में केसरिया है तो केसरिया रंग लिखेंगे। बीच की पट्टी में सफ़ेद है तो सफ़ेद लिखेंगे। और नीचे की पट्टी में क्या लिखा है? क्या है? हरा रंग है, तो हम हरा लिखेंगे। तीसरा, तिरंगे में नीले रंग का एक चक्र भी होता है। आप गिन कर बताइए कि चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसमें लिखेंगे हम 24 तीलियां। चौथा सवाल है, चक्र किस पट्टी पर है? तो चक्र बीच वाली पट्टी पे है और सफ़ेद पट्टी पे है। तो मनोज, उसी में अभी एक और बच्चा है, उसका नाम है मनोज। हमने ये रंग क्यों चुने? दीदी ने इस प्रकार का एक चित्र बनाया और समझाया कि प्रत्येक रंग का हमारे लिए अर्थ है। तो दीदी बताती है कि ये जो 3 पट्टी का जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय झंडा है, वो उसमें सभी में अर्थ छुपा हुआ है। तो सभी का अर्थ बताती है कि केसरिया रंग है, रंग का नाम है केसरिया। अर्थ क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? साहस और बलिदान, मतलब बहुत साहस हमारे देश में सभी जो हैं बहुत साहसी हैं। और बलिदान मतलब कि इसके लिए हम लोगों ने बहुत बलिदान, बहुत कुर्बानी दी है। सफ़ेद रंग है सत्य और शांति, मतलब हमारे देश में हमेशा सत्य और शांति रहे। हरा खुशहाली और समृद्धि, हमारे देश में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बना रहे, इसका ये प्रतीक है। और चक्र देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक है। चक्र मतलब क्या समझते हैं? चक्का। तो चक्का जब घूमता है तो हम एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर पहुंचते हैं, तो इससे प्रगति होती है और बदलाव आता है। तो चक्र जो है देश की प्रगति और परिवर्तन का एक प्रतीक है। 5वां सवाल है, अपने स्कूल और आसपास देखकर बताइए आपको भारत का झंडा या उसका चित्र कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? तो हम लोग इसे सरकारी अस्पताल और स्टेशन और सरकारी भवन, ये सभी जगह पे हमें झंडा दिखाई देता है। 6ठा, आपके स्कूल में झंडा कब कब फहराया जाता है? तो हमारे स्कूल में 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। 7वां,
तभी आशा बोल पड़ी, तो क्या राष्ट्रीय झंडा फहराने के कुछ नियम हैं? सभी बच्चे आपस में नियमों के बारे में बात करने लगे। आप भी अपने साथियों और शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए और लिखिए। तो हाँ, राष्ट्रीय झंडा फहराने के कुछ नियम हैं। जैसे जब राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है तो झंडा मुड़ा तुरा नहीं रहना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय झंडा कभी झुका हुआ नहीं होना चाहिए। जब भी झंडा को फहराया जाता है तो सबसे शीर्ष पे उसे फहराना चाहिए। ये सभी नियम हैं इसके। आगे दीदी ने बच्चों से पूछा कि हम राष्ट्रीय झंडा फहराते समय क्या क्या करते हैं। बच्चों ने बताया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते हैं। तो दीदी पूछती है बच्चों से कि 26 जनवरी 15 अगस्त को आप झंडा जब फहराते हैं तो क्या करते हैं। तो बच्चे बताते हैं कि हम लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते हैं। तो हमारा राष्ट्रगान यहाँ पे लिखा हुआ है। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे चित्र बना हुआ है, यहाँ पे आप देखिए चित्र बना हुआ रविंद्रनाथ टैगोर का। इन्होंने ही राष्ट्रगान का रचना किया था। तो राष्ट्रगान कैसे गाते हैं? ये 52 सेकंड में इसे गा लिया जाता है। तो इसे गाने का क्या तरीका है? तो इसे हम लय में गाते हैं। कैसे गाते हैं? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आगे हम लोग छठा सवाल है, इस गान में कुछ राज्यों, पर्वतों और नदियों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखिए। तो अ है राज्यों के नाम। तो इसमें हम देखेंगे कि राज्यों के नाम कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिखेगा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। ब है पर्वतों के नाम है। तो पर्वतों के नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे है विंध्य हिमाचल। तो इसे हम लिखेंगे विंध्य हिमाचल। तीसरा सवाल है, नदियों के नाम दिए हुए हैं। तो नदियों के क्या नाम है? यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम नदियों के नाम देखते हैं, यमुना और गंगा। तो ये हमें यमुना और गंगा यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा सवाल है, राष्ट्रगान गाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो राष्ट्रगान गाते समय हमें सावधानी की मुद्रा में रहना चाहिए, मस्तक हमेशा ऊंचा रहना चाहिए और किसी भी तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक जगह से दूसरे स्थान पे हमें भ्रमण नहीं करना चाहिए। अगर हम राष्ट्रगान सुन लें तो वहीं पे हमें रुक जाना चाहिए। ये सब हमें राष्ट्रगान गाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। तीसरा है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो हमारे राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आगे फिर और हमारा राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने राष्ट्रगान को लिखा। तो इसका भी क्या गाने का तरीका है, हम इसे भी गाएंगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं हुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं वंदे मातरं।
तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देशभक्ति का प्रतीक बन गया था। जब ये हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तभी से ये बहुत ज़्यादा इसे लोकप्रिय हो गया था और इसे लोग गाते थे। स्वतंत्रता का प्रतीक था ये वंदे मातरम। 7वां सवाल है, इनके अलावा भी हमारे कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके नाम पता कीजिए। अब जैसे पहला सवाल है राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल में हमारा हॉकी लिखेंगे। दूसरा है राष्ट्रीय नदी, तो इसमें गंगा नदी लिखेंगे। और तीसरा है राष्ट्रीय जल जीव माने पानी का जीव, तो इसमें हम डॉल्फिन लिखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, रेलगाड़ी जमुई रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी, तभी आकाश ने कहा चिड़ियाघर की सैर भी हो गई और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी जान लिया। तो वो सभी बहुत खुश होते हैं कि चिड़ियाघर भी देख लिया और राष्ट्रीय प्रतीक भी जान गए। तो अब आपके सामने एक परियोजना कार्य दिया हुआ है। आप एक चार्ट पेपर लीजिए, उस पर सभी राष्ट्रीय प्रतीकों का चित्र बनाइए, चिपकाइए। तो जितना चीज़ आप देखे हैं, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, ये सभी के बारे, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये सभी के बारे में आप इसमें लिख भी सकते हैं या चिपका सकते हैं या पेंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम और देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सिक्का का चित्र बना हुआ है, कुछ रुपये का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले ये है 50 पैसा, फिर दूसरा है 1 रुपया, फिर यहाँ पे 10 रुपये, यहाँ पे 20 रुपये और यहाँ पे 50 रुपये का चित्र बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये क्यों बना हुआ और इसके बारे में क्या हमसे पूछ रहा है। 8वां, अपने माता पिता से 10, 20 या 50 रुपये का नोट लेकर ध्यान से देखिए और बताइए क नोट पर कौन कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक अंकित है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक में यहाँ पे हमें दिखाई देता है, कौन सा दिखाई देता है, यहाँ पे हमें सत्यमेव जयते, सारनाथ स्तंभ, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय पशु बाघ और ये सब चित्र यहाँ पे हमें ये सब राष्ट्रीय प्रतीक दिखता है। दूसरा, राष्ट्रीय प्रतीक के अतिरिक्त नोट पर और कौन और किस चीज़ के चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम्पी का, कर्नाटक का हम्पी का रथ और महल का चित्र बना हुआ है। तीसरा है, नोट के ऊपर में कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं, शिक्षक की मदद से उन भाषाओं के नाम पता लगाइए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लगभग 15 भाषा में लिखा हुआ है और जिसमें कि बंगला, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, उर्दू, फारसी, कन्नड़, तमिल आदि अनेक भाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। घ है, प्रत्येक नोट पर रुपये के मूल्य के अतिरिक्त भी कुछ संख्याएं लिखी होती हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और मिलाइए। क्या सभी नोटों पर लिखी ये संख्याएं समान हैं? नहीं, सभी जो नोट होता है अलग अलग उस पर अंक लिखे होते हैं। जो राशि है वो राशि तो सभी पे समान रहता है। जैसे 10 रुपये है तो 10 का नोट है तो 10 ही लिखा रहेगा, लेकिन संख्या जो नीचे लिखा रहता है वो नंबर रहता है, वो उस तरह का नंबर का दूसरा नोट नहीं मिलता है। तो एक नोट पे एक ही संख्या लिखा रहता है जो कि दूसरे से भिन्न होता है। तो अब हम लोग ये पाठ तो पूरा कंप्लीट हो गया और हम समझते हैं कि आप सभी को बहुत सारी इस पाठ से जानकारी मिली होगी। थैंक यू। और अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसे आप दोबारा भी देख सकते हैं, जहाँ पर भी समझना है उसे वहाँ पर फिर से आप दोबारा देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो फिर मैं बनाकर आपसे वापस मिलती हूँ। धन्यवाद।